हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है फर्स्ट स्टेप एकेडमी चैनल पर। हम यहाँ साइंस के लेक्चर आपको दे रहे हैं। पहला वीडियो हमारा आपका इंट्रोडक्शन था। हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन आपको दे दिया गया है, क्या बेसिक क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड। अब हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत 3 तंत्रिकाओं का अध्ययन करना है हमें। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं। दूसरा है आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे आप पीएनएस के नाम से जानते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसे एएनएस बोला जाता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। वो हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो वाले पार्ट 1 में हमारा आप देखोगे वीडियो में, तंत्रिका तंत्र के पार्ट 1 में तो आपको बताया गया है, एक चार्ट बनाया गया था। उस फिगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। उस फिगर में हमारा पहला टॉपिक था ब्रेन, यानी आज का टॉपिक हमारा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत क्या क्या है हमारा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी मनुष्य के शरीर में ऐसा सिस्टम जो कि केंद्र में स्थित हो। तो आपको केंद्र में दिख रहा है, ये हमारा पूरा भाग है, और केंद्र में आपको दिखाई दे रहा है मस्तिष्क। और यही मस्तिष्क के पीछे जाओगे बिल्कुल केंद्र में, यहाँ तो ये तो आपका पेट हो गया, उदर गुहा, इससे हमारा मतलब नहीं है। इसी के जस्ट नीचे आओगे आप, स्पाइनल कॉर्ड मिलेगी आपको, रीढ़ रज्जु, वह बिल्कुल केंद्र में है, जिसे आप रीढ़ की हड्डी के नाम से जानते हो। तो हम पढ़ेंगे मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो आपको मैंने बताया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है क्या? शरीर का वह भाग, शरीर का वह भाग जो केंद्र में स्थित हो, ऐसे तंत्र को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी केंद्र की बात, अभी जैसे आपको मैंने समझा मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड। तो पहला टॉपिक है केंद्र में। आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें बताया गया है कि मस्तिष्क कितने पार्टों में बांटा गया है, वो कैसे कैसे हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम बात करने वाले हैं मस्तिष्क के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन, क्योंकि ये केंद्र में होता है। कुछ बेसिक चर्चाएं इसकी कर लेते हैं, फिर अपन इसका डिवाइडेशन करेंगे। बेसिक चर्चाएं आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा। केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका कपाल है, ठीक, क्रेनियल है ये। तो कपाल में आपकी ये पूरा भाग कपाल कहलाता है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कपाल के ऊपरी भाग में स्थित है हमारा ब्रेन। मस्तिष्क कहाँ स्थित है? तो आपसे पहला प्रश्न बनता है, ये स्थित कहाँ होता है, यानी से ये कहाँ स्थित है? तो आप बताओगे यह कपाल गुहा में पाया जाता है, कपाल गुहा में स्थित है। इसे हम बोलते हैं क्रेनियल कैविटी, यानी मानव को जो मस्तिष्क कहाँ स्थित होता है? कपाल गुहा में। फिर इसके भार से प्रश्न आता है, इसका भार कितना होता है? तो इसका भार लगभग 1300 से 1400 ग्राम, अर्थात 1 किलो 300 ग्राम अप्रॉक्स इसका वेट होता है। इन दोनों के बीच में और इसका वजन लगभग माना जाता है, ठीक है। अब मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए, अभी तक आपको जितने भी चैप्टर मैंने पढ़ाया हृदय के ऊपर, हृदय की सुरक्षा के लिए पेरिकार्डियम पाई जाती है, ठीक। आपको मैंने हड्डी के ऊपर बताया कि हड्डी की सुरक्षा के लिए पेरियोस्टक नामक झिल्ली पाई जाती है। तो इसी प्रकार आपके मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए भी एक झिल्ली पाई जाएगी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेनिंजिस झिल्ली। इससे बोला जाता है मेनिंजिस मेम्ब्रेन। इसका जो निर्माण हुआ है ये 3 भागों से मिलकर बना हुआ है यानी ये जो मेनिंजिस झिल्ली है 3 भागों से मिलकर बनी है। इसमें 3 परत पाई जाती हैं, ठीक है, जिन्हें क्रमशः डूरामेंटर कहा जाता है,
इसमें आपको दिख रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर चर्चा करने वाले हैं हम, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो डूरामेंटर जो मेनिंजिस झिल्ली होती है मस्तिष्क के ऊपर सुरक्षात्मक आवरण के ऊपर पाई जाती है, ठीक है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी 3 पार्टों की। तो पहला है डूरामेंटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला यही है। तीसरा है आर्केनॉइड मेंटर, यानी 3 भागों की बात कर रहे हैं। पहला है डूरामेंटर, दूसरा आर्केनॉइड मेंटर, यह कम प्रभावित होती है, और तीसरा है पिया मेंटर। यह जो मस्तिष्क झिल्ली है 3 भागों से मिलकर बनी हुई है, जिसे क्रमशः डूरामेंटर, आर्केनॉइड मेंटर और पिया मेंटर के नाम से जाना जाता है। अब ये प्रभावित कैसे होती है वो आपको मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो पहले आपने जान लिया कि ये मस्तिष्क में स्थित कहाँ होता है, कपाल गुहा में, क्रेनियल कैविटी में स्थित होता है। भार कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम। सुरक्षात्मक आवरण में मेनिंजिस झिल्ली पाई जाती है। मेनिंजिस झिल्ली 3 भागों में बटी होती है, 3 परतों से मिलती है, डूरामेंटर, आर्केनॉइड मेंटर और पिया मेंटर से। अब हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा एक जीवाणु के बारे में जिसका नाम है नाइसेरिया। तो मैंने आपको बताया सर्वाधिक प्रभावित होने वाली कौन सी होती है, डूरामेंटर। तो नाइसेरिया नामक एक जीवाणु होता है, वह हमारे मस्तिष्क की झिल्ली को, कौन सी झिल्ली को, मेनिंजिस झिल्ली को, ये क्या है, जीवाणु, याद रखना बैक्टीरिया है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइसेरिया जीवाणु या नाइसेरिया नामक जो बीमारी हमारे शरीर में मस्तिष्क को प्रभावित करती है वह जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित है कि प्रोटोजोआ जनित है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, जीवाणु, बैक्टीरिया की। तो ये नाइसेरिया जीवाणु मनुष्य के शरीर को प्रभावित करता है, तो वह मस्तिष्क झिल्ली को प्रभावित करता है हमारे अंगों में। मस्तिष्क झिल्ली को प्रभावित कर रहा तो कौन सी झिल्ली पाई जाती है, मेनिंजिस नामक झिल्ली पाई जाती है। इसी कारण से जब यह बीमारी या जीवाणु हमारी झिल्लियों को प्रभावित कर देता है तो एक रोग होता है जिसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसके बारे में प्रश्न कि मेनिंजाइटिस रोग जनित है, जीवाणु जनित, विषाणु जनित। तो आपको पता है कौन सा जीवाणु जनित है। फिर पूछा जाता है मेनिंजाइटिस रोग में कौन सा जीवाणु संक्रमण करता है, तो कौन सा जीवाणु है, नाइसेरिया। मेनिंजाइटिस रोग में कौन सी शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है, मेनिंजिस नामक मस्तिष्क झिल्ली, ठीक है। तो आपको यहाँ कई क्वेश्चन मिले, तो मेनिंजिस झिल्ली प्रभावित होती है इसलिए इसका क्या नाम रख दिया गया, मेनिंजाइटिस रोग, ठीक है। ये कुछ बेसिक चर्चाएं हुई ब्रेन के बारे में, आपने जाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क को हमने 3 भागों में बांटा था, जिसे क्रमशः हमने क्या बोला था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसे बोलते हैं फोर ब्रेन, इसे बोलते हैं मिड ब्रेन और इसे बोलते हैं हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ 3 प्रकार के मस्तिष्क की मैंने आपको चर्चा की थी कि मानव को जो मस्तिष्क 3 भागों में बांटा गया। तो अब पहले हम चर्चा करेंगे किसकी, अग्र मस्तिष्क की। हमारा प्रीवियस वीडियो आप देखोगे तो उसमें बताया गया है कि ब्रेन का डिवाइडेशन कैसा हुआ है, अग्र मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया, फिर अग्र मस्तिष्क के जो भाग बांटे गए उसको कितने भागों में, यानी कितने सब सेक्शन है, सारे डिवाइडेशन उसमें बताए गए हैं जो हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, पहला हमारा टॉपिक है अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क तो मानव शरीर में जिसे बोलते हैं फोर ब्रेन। अग्र मस्तिष्क का जो निर्माण है 2 भागों से होता है, जिसे क्रमशः प्रामस्तिष्क, इसे हम बोलते हैं सेरेब्रम, और दूसरा है आपका
डायंसेफेलॉन। यानी मनुष्य में जो अग्र मस्तिष्क पाया जाता है उसका निर्माण दो भागों से होता है, प्रमस्तिष्क और डायंसेफेलॉन से। अब हम प्रमस्तिष्क, यानी आपने पहला सेक्शन जाना ये, इसका सब सेक्शन हुए दो, प्रमस्तिष्क और डायंसेफेलॉन। ठीक है, तो पहले हम चर्चा करने वाले हैं प्रमस्तिष्क की। हेडिंग बना लीजिएगा प्रमस्तिष्क, इसे हम बोलते हैं सेरेब्रम। बात हो रही है अग्रभाग की, मस्तिष्क के अग्रभाग की। तो मस्तिष्क का जो अग्रभाग है वह दो भागों से निर्मित हुआ है, जिसे क्रमशः सेरेब्रम और डायंसेफेलॉन कहा जाता है। तो सेरेब्रम वाला पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह मस्तिष्क का पहला प्रश्न से बनेगा, पूछा जाता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, डायंसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस, कुछ भी ऑप्शन दे देगा, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, पहला आपने बताया मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यह होता है। दूसरा इसका जो कार्य होता है, कार्य के आधार पर सबसे बड़ा है, पर साथ में याद रखना ये शरीर मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है। ठीक है, पूर्णतः डेवलप होता है, ये सबसे डेवलप कंडीशन में रहता है और कार्य के आधार पर सोचने, समझने, निर्णय लेने, अर्थात इसे चिंतन का केंद्र कहा जाता है। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि चिंतन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन दे देगा मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, प्रामस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। तो किसकी बात हो रही है? प्रामस्तिष्क की। चिंतन का केंद्र यानी जो भी चीज़ें आप देखते हो, कोई भी निर्णय शक्ति आपके अंदर है, कोई भी चीज़ को समझना है, आपको किसी चीज़ के बारे में बताना है, जो कुछ याद करना है, रिमेंबर करना है, रिमाइंड करना है, हर चीज़ कौन करता है? प्रामस्तिष्क। यानी चिंतन का केंद्र किसे कहा जाता है? प्रामस्तिष्क को। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं कि जो प्रामस्तिष्क का निर्माण हुआ है इसके अंदर, ये तो टोटल कार्य हो गया इसके कि सारे कार्य परफॉर्म करता है, सारे एक्शन ये परफॉर्म करता है, पर इसके अंदर भी कुछ पार्ट पाए जाते हैं जो इन एक्शंस में अलग अलग एक्शंस डिवाइड किए जाते हैं कि ये कार्य ये करेगा, ये कार्य ये करेगा, ये कार्य ये करेगा, कि देखने में कौन मदद करेगा, सुनने में कौन मदद करेगा, सोचने में कौन मदद करेगा, संदेशों को आदान प्रदान करने में कौन मदद करेगा, वो उसकी चर्चा हमें करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, आगे बढ़ते हैं। इसके भाग में बताता हूँ कैसे कैसे भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं, उनकी हमको चर्चा करनी है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिखना है प्रामस्तिष्क के अलग अलग भागों द्वारा अलग अलग कार्य किए जाते हैं। अब ये भाग कौन से हैं? तो पहला भाग है हमारा सेंट्रल, दूसरा भाग है आपका पैरिटल, तीसरा भाग है आपका टेम्पोरल और चौथा भाग है आपका ऑक्सीपिटल। यानी प्रामस्तिष्क सेरेब्रम के चार भाग ऐसे पाए जाते हैं जो अलग अलग एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। चारों को अलग अलग डिवाइडेशन कर दिए गए, क्या कार्य आप करोगे, क्या कार्य आप नहीं करोगे। ठीक है, तो चार भाग कौन कौन से हैं? सेंट्रल, पैरिटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। अब पहली बात करते हैं हम सेंट्रल की। सेंट्रल का कार्य क्या होता है? यह समस्त संदेशों को प्राप्त कर
निर्णय लेना, सोचना, समझना और सामाजिक लैंगिक व्यवहार मनुष्य कैसे करेगा, निर्धारित करने का कार्य यह करता है। यानी जो मेन कार्य होता है कौन करता है, सेंट्रल वाला पार्ट। यानी संदेश का जो भी हमारे शरीर में आते हैं, संवेदी तंत्रिकाओं के बारे में आपको मैंने बताया, सेंसरी न्यूरॉन्स का कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में जो संवेदी अंग होते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, इनके द्वारा समस्त संदेशों को मस्तिष्क तक ले जाना। तो मस्तिष्क में जो सेंट्रल है, संदेशों को जो प्राप्त करता है, उसके द्वारा निर्णय लेना, सोचना, समझना, क्या एक्शन परफॉर्म करना, यह सेंट्रल का कार्य है। सामाजिक लैंगिक व्यवहार ये क्या है, सोशल ये सोशल सेक्सुअल बिहेवियर पूछा जाता है। सामाजिक लैंगिक व्यवहार का कार्य इन चारों में से कौन निर्धारित करता है, तो कौन करता है, सेंट्रल। तो आपने बताया सेंट्रल के कार्य समस्त संदेशों को ग्रहण करना, निर्णय लेना, समझना और सारी क्रियाओं को निर्धारित करना। अब बात करते हैं पैरिटल की। जो समस्त संदेश आते हैं एकीकृत संवेदी सूचनाओं, यानी जितने भी संदेश आ रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा, संवेदनी न्यूरॉन्स के द्वारा आपके शरीर में आ रहे हैं, उनका चयन करना और उनका निर्धारण करना, और फिर वो कहाँ पहुँचते हैं, सेंट्रल वाले भाग में। ठीक है, एकीकृत इंटीग्रेटेड सेंसरी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। ठीक है, समस्त संदेशों का चयन करने का कार्य, निर्धारण करने का कार्य पैरिटल वाला भाग करता है। जो टेम्पोरल वाला भाग है, यह कुछ रूप में हमारे शरीर में जो सुनने की क्रियाएं होती हैं, जो चीज़ें हमें सुनाई देती हैं, सुनने संबंधित क्रियाओं को निर्धारित करने में यह मदद करता है। ठीक है, यह सुनने संबंधी क्रियाओं में सहायता प्रदान करता है। फिर है ऑक्सीपिटल, यह हमें देखने में सहायता प्रदान करता है। तो आपने यहाँ जाना कि प्रामस्तिष्क की बात कर रहे थे। प्रामस्तिष्क को शरीर का सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग माना जाता है, सबसे विकसित भाग माना जाता है। इसी के द्वारा आप सोचने, समझने, चिंतन की सारी शक्तियाँ इसी के अंदर होती हैं। सारे कार्य यही निर्धारित करता है। इसको 4 भागों में बांटा गया था। इन 4 भागों के बारे में जाना कि इन 4 भागों में अलग अलग कार्य कौन कौन से निर्धारित करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ें। तो आपने अभी जाना कि मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, जिसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क का निर्माण प्रामस्तिष्क और डायंसेफेलॉन से हुआ। तो हमने प्रामस्तिष्क के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा है हमारा है डायंसेफेलॉन। यानी अग्र मस्तिष्क के निर्माण में प्रामस्तिष्क और डायंसेफेलॉन से होता है। अब बात ध्यान रखना है कि डायंसेफेलॉन भी है, इसका भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है जो चार्ट में। तो उसमें डायंसेफेलॉन का निर्माण भी 2 सबसेक्शन से हुआ है, 2 भागों से हुआ है। वैसे तो 4 भागों से हुआ है, ठीक है, पर हमें मुख्यतः जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जानना है 2 ही हैं, ठीक है, जिन्हें क्रमशः हाइपोथैलेमस और थैलेमस के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है हाइपोथैलेमस और दूसरा है थैलेमस। इन दोनों को मिलाने के बाद आपका डायंसेफेलॉन का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पहला हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में भी कार्य करती है, पर ज़्यादा इसका कार्य नहीं होता, जिस कारण से हम नहीं पढ़ते हैं। पर आप जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला चैप्टर पढ़ोगे, ग्लैंड्स का चैप्टर पढ़ोगे, तो पीयूष ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बताया है कि पीयूष ग्रंथि जो होती है हाइपोथैलेमस के ऊपर स्थित होती है। ठीक है,
तो उसको क्या बोला जाता था, पीयूष ग्रंथि का नाम हाइपोफाइसिस कहा जाता था, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस नामक ब्रेन के भाग के ऊपर स्थित होती है। तो डिटेल में उसमें चर्चा की गई है। तो हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस, और पीयूष ग्रंथि इसी के ऊपर स्थित होती है। तो कार्य के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर इसके कुछ कार्य हैं, उसके आधार पर इसको कुछ नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है हमारे शरीर में जो मास्टर ग्लैंड है वह कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि। अब ये स्थित कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस के ऊपर। पर पीयूष ग्रंथि शरीर में समस्त ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के कार्यों को नियंत्रित करता है, सहायता करता है, सारे कार्यों को निर्धारित करता है। पर पीयूष ग्रंथि के कार्यों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस। इस कारण से हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि के समस्त कार्यों को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। इस कारण से मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और मास्टर ग्लैंड का जो मास्टर होता है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जिस तरह स्कूल में एक हेड मास्टर होता है, जो टीचरों में हेड होता है आपका, पर हेड मास्टर के ऊपर भी एक प्रिंसिपल होता है, उसी प्रकार आपका ये प्रिंसिपल कौन हो गया, हाइपोथैलेमस, और हेड मास्टर कौन हो गया आपका, पीयूष ग्रंथि। ठीक, तो पहला कार्य हो गया इसका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से किससे जाना था, तो हाइपोथैलेमस को जाना था। दूसरा, शरीर में जो भी हमें भूख प्यास लगती है, तो भूख प्यास का निर्धारण करने का कार्य भी हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो दूसरा इसका प्रमुख कार्य है, जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, उन समस्त चीज़ों का निर्धारण करने का मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के भाग के द्वारा होता है, कि हमें कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, यह कौन निर्धारित करता है, हाइपोथैलेमस। तीसरा इसका प्रमुख कार्य है, यह तंत्र को अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स से जोड़ने का कार्य करता है। जब हमारा वीडियो आप देखोगे अंतःस्रावी ग्रंथि वाला, उसमें बताया गया है कि जो पीयूष ग्रंथि है, जो समस्त ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, वह हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है। ठीक, और हाइपोथैलेमस से जुड़ी होने के कारण आपको समझ में आ रहा है कि हम पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन ग्लैंड से, क्योंकि पीयूष ग्रंथि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जोड़ने कनेक्टिविटी का कार्य करता है। क्यों करता है उसमें मैंने आपको बताया, आप उसे देखिए। तो आपने इसका तीसरा कार्य क्या जाना, तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी ग्रंथियों से जोड़ने का कार्य। चौथा इसका मोस्ट प्रमुख इंपॉर्टेंट कार्य है कि शरीर के ताप का नियंत्रण करना। यानी बॉडी का टेम्परेचर बाहर आउटर जो सरफेस है, आउटर कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखना, ताप के नियंत्रण करने का कार्य मनुष्य के शरीर में कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसके चार कार्य आपने जाने, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, भूख प्यास का निर्धारण करना, अंतःस्रावी ग्रंथियों से तंत्रिका तंत्र को जोड़ने का, और ताप का नियंत्रण करने का कार्य मस्तिष्क में कौन सा भाग करता है, हाइपोथैलेमस। और एक किसके अंतर्गत आता है, डायनसेफेलॉन के अंतर्गत। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते थैलेमस के बारे में पढ़ते हैं। अब हमने पढ़ा डायनसेफेलॉन के बारे में, पहला पार्ट पढ़ा हमने हाइपोथैलेमस। दूसरा है हमारा थैलेमस। यह मनुष्य के शरीर में संवेदी तंत्रिका के कार्यों में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। संवेदी तंत्रिका यानी सेंसरी बात हो रही है। आपको मैंने बताया संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं का कार्य क्या होता है प्रीवियस वीडियो में। तो शरीर में जो संदेश आते हैं, ठीक है, तो संवेदी तंत्रिकाओं के कार्यों में सहायता प्रदान करता, अर्थात
संदेश दो प्रकार से आते हैं, प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया है। एक आता है आपका संवेदी कोशिकाओं के द्वारा, दूसरा आता है प्रेरक कोशिकाओं के द्वारा। संवेदी कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, शरीर से मस्तिष्क में मैसेज आते हैं, और प्रेरक कोशिकाओं के द्वारा मस्तिष्क से शरीर में मैसेज पहुंचते हैं। इतनी बात क्लियर? तो इन दोनों के कार्यों में, संवेदी कोशिकाओं और प्रेरक कोशिकाओं के कार्यों में संदेश का आदान और प्रदान जब होता है, इसमें एक पुल का कार्य होता है। पुल जिसे आप बोलते हो सेतु या पुल के निर्माण का कार्य कौन करता है? आपका थैलेमस। इन दोनों संवेदी कोशिकाओं और प्रेरक कोशिकाओं के मध्य संदेशों के आदान प्रदान के बीच में यह मस्तिष्क तक मैसेज पहुंचाना और मस्तिष्क से शरीर तक पहुंचाने के कार्यों में यह एक पुल का कार्य करता है। इन दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी का कार्य करता है। कौन? थैलेमस। इसका यह प्रमुख कार्य है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत अग्र मस्तिष्क भाग को हमने खत्म कर दिया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा हम पढ़ने वाले मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो जो दोनों मैसेज को कंट्रोल करना और दोनों के बीच में इंटरेक्शन करने का कार्य कौन करता है? थैलेमस। अब हम पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। जिसे हमने बोला मिड ब्रेन। पहला तो प्रश्न आता है इसकी स्थिति कहाँ होती है। तो आपको मैंने बताया मध्य है तो आगे अग्र मस्तिष्क के बाद में ही होगा और पश्चिम मस्तिष्क के पहले ही होगा। तो जो इसकी स्थिति होती है, यह प्रामस्तिष्क के पीछे अर्थात सेरेब्रम के पीछे और पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। यानी ये आपका प्रामस्तिष्क है, ठीक। प्रामस्तिष्क के पीछे पर अनुमस्तिष्क या जिसे हम पश्चिम मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, इसके ऊपर स्थित होता है और यहाँ ऐसा कुछ इससे बनता है। तो आप देख रहे हो ऊपर और नीचे और बीच में ये मध्य मस्तिष्क पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्राम मस्तिष्क के पीछे होगा और पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर पाया जाता है। पर प्राम मस्तिष्क, ये मैंने बनाया प्राम मस्तिष्क, और ये मान लीजिए आपका हो गया मध्य मस्तिष्क। ये हो गया ये हो गया आपका मध्य मस्तिष्क, और ये ऊपर है आपके, ये आपका पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ से कनेक्टिविटी और यहाँ से कनेक्टिविटी, मध्य मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से और मध्य मस्तिष्क को पश्चिम मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य जो दो भाग करते हैं, उन्हें क्रमशः तृतीय और चतुर्थ निलय के नाम से जानते हैं, यानी थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, और फोर्थ वेंट्रिकल। अब आपको समझ में आएगा निलय वेंट्रिकल जो भाग होता है वह तो हार्ट में होता है, तो वहाँ होते हैं केवल दो, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑरिकल और वेंट्रिकल आपने पढ़ा होगा, दो भागों में वेंट्रिकल को बांटा गया है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल। पर थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल जो होता है मस्तिष्क में होता है, और मस्तिष्क में कहाँ पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क वाले भाग में। जो आगे वाले भाग को जोड़ता है तृतीय, यानी प्रामस्तिष्क से जोड़ने वाला भाग क्या होता है? तृतीय निलय। और जो पीछे वाले भाग को जोड़ने का कार्य करता है, यानी पश्चिम मस्तिष्क से मध्य मस्तिष्क जोड़ने का कार्य कौन करता है? चतुर्थ निलय। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कार्य क्या होते हैं, यानी मध्य मस्तिष्क के कुछ कार्य। तो पहला इसका कार्य है, यह
मस्तिष्क की सुरक्षा में सहयोग प्रदान करता है। इसका अगला कार्य है जो हमारे द्वारा पोषक तत्वों का पाचन किया जाता है। पोषक तत्वों का पाचन होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो पोषक तत्वों का निर्माण होता है, पोषक तत्वों के परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन में, परिवहन शरीर में करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। और कुछ इसका जो प्रमुख कार्य है, देखने और सुनने में सहयोग प्रदान करता है कुछ रूप में। ये थर्ड मस्तिष्क भी मिड ब्रेन भी करता है। तो आपने यहाँ समझा ये स्थित कहाँ होता है, प्रामस्तिष्क के पीछे और पश्च मस्तिष्क के ऊपर। प्रामस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क से जो जुड़ा होता है, तृतीय और चतुर्थ निलय से जुड़ा होता है। ये आपने देखा, प्रामस्तिष्क ये हो गया, इसके पीछे है, और पश्च मस्तिष्क के ऊपर स्थित है। प्रामस्तिष्क के ऊपर स्थित होने पर यह तृतीय निलय जो इसकी संरचना है और चतुर्थ निलय से पश्च मस्तिष्क को जोड़ता है। तृतीय और चतुर्थ निलय वाले भाग क्वेश्चन पूछा जाता है, मनुष्य के शरीर में तृतीय निलय कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क में पाया जाता है। और किस मस्तिष्क में पाया जाता है? मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। दो निलय मस्तिष्क में हैं। अब आपने जाना कुछ कि मध्य मस्तिष्क कार्य, तो मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क की सुरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। शरीर में पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों का निर्माण होता है, उनके परिवहन शरीर में करने में मदद करता है। और कुछ रूप में देखने और सुनने में मदद करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मध्य मस्तिष्क में इतना ही है, इससे खास प्रश्न नहीं बनते। 3-4 प्रश्न जो बनते हैं मैंने आपको बता दिए। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ें। अब हम पढ़ने वाले हैं मस्तिष्क का तीसरा भाग। अग्र हमने पढ़ लिया, मध्य हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले पश्च मस्तिष्क का निर्माण कैसे होता है और क्या क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। पश्च मस्तिष्क, इसे यह मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग या पीछे वाला भाग होता है, तृतीय भाग है। इस पश्च मस्तिष्क का निर्माण 2 भागों से हुआ, जिन्हें क्रमशः हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क और मेड्यूला ऑब्लांगटा। ठीक है। अनुमस्तिष्क को हम बोलते हैं सेरे बेलम और ये मेड्यूला ही कहलाता है, मेड्यूला ऑब्लांगटा। तो आपने बताया पश्च मस्तिष्क का निर्माण मेड्यूला ऑब्लांगटा और अनुमस्तिष्क से होता है। पहले हम पढ़ेंगे अनुमस्तिष्क के बारे में। जिसे आपने बोला सेरेबेलम। अब आपसे अगर क्वेश्चन आए कि मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, तो आपको आंसर देना अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी अगर अंदर का पूछ ले तो आपको पता है प्रामस्तिष्क शरीर में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे विकसित भाग होता है। पर अगर पूछा जाए कि पश्च मस्तिष्क के 2 भागों में से सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो यह पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है। इसका जो प्रमुख कार्य है, शरीर को संतुलन प्रदान करना, अर्थात बॉडी में बैलेंसिंग जो पार्ट होता है ब्रेन का, वह कौन सा होता है? अनुमस्तिष्क या सेरेबेलम। हम अगर यहाँ खड़े हैं, हम समय देख पा रहे हैं, समय के अनुसार क्रियाविधि कर पा रहे हैं, हमारी इच्छा हाथ उठाना, हाथ चला पा रहे हैं, समस्त एक्शन परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो यह होता है केवल अनुमस्तिष्क के सपोर्ट से। अनुमस्तिष्क होता है सेरेबेलम, यही मदद करता है आपके शरीर में बैलेंस बनाने हैं, यानी बैलेंसिंग ऑर्गन के रूप में हमारा माइंड तो होता है, पर माइंड के अंदर जो बैलेंस का कार्य करता है वह कौन करता है? सेरेबेलम वाला पार्ट अनुमस्तिष्क करता है। तो शरीर में संतुलन बनाना करता है। अब अगर कोई मादक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है,
अगर मादक पदार्थ का सेवन किया जाए या सेवन करने वाला व्यक्ति जब इसका सेवन करता है तो मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मेड्यूला। तो आपको पता है कि बैलेंसिंग बनाने का कार्य कौन कर रहा है? अनुमस्तिष्क। तो इसमें अनुमस्तिष्क वाला भाग प्रभावित होता है, जिससे संबंधित व्यक्ति क्या होता है? लड़खड़ाकर गिर जाता है। तो अनुमस्तिष्क सेरेबेलम का मेन काम है बॉडी में बैलेंस बना के रखना। जो भी आपका बैलेंस है, जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसको आपके माइंड के अकॉर्डिंग आप परफॉर्म करवाओ। अगर ये भाग प्रभावित हो जाता है तो अगर आपकी इच्छा है कि हाथ उठाना तो हाथ नहीं उठा पाएगा, यानी बॉडी में बैलेंस नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इसका प्रमुख कार्य यही था। तो हमने पश्च मस्तिष्क में पहला भाग पढ़ा अनुमस्तिष्क। यह पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का नहीं, सिर्फ पश्च मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, यानी मेड्यूला इससे छोटा है। कार्य शरीर में संतुलन प्रदान करने का कार्य करता है। मादक पदार्थों का सेवन करने के उपरांत यही भाग प्रभावित होता है और प्रभावित होने के बाद यह भाग संबंधित व्यक्ति होता है लड़खड़ाकर गिर जाता है, क्योंकि बैलेंस वो बना नहीं पाता है। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ना है मेड्यूला के बारे में, मेड्यूला ऑब्लांगेटा। अब हमारा दूसरा जो पार्ट है पश्च मस्तिष्क का, मेड्यूला। यह जो होता है पश्च मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क का छोटा भाग है और यह अनुमस्तिष्क से जुड़ा होता है। इसी मेड्यूला वाले भाग में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है महारंध्र। महारंध्र नामक संरचना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। महारंध्र नामक संरचना से एक डोरी, यानी बात हो रही मेड्यूला, मेड्यूला वाला भाग एक महारंध्र नामक संरचना से डोरी नुमा संरचना से बाहर निकलता है, जिसे हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ रज्जु। आपको मैंने बताया है कि हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय तंत्र। केंद्रीय तंत्र का मस्तिष्क पढ़ने के बाद हमें क्या पढ़ना है? स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि मस्तिष्क के पीछे वाले भाग से यह बीच में होती है, केंद्र में होती है। तो महारंध्र नामक संरचना से यही मेड्यूला वाला भाग महारंध्र नामक संरचना से जब बाहर निकलता है तो डोरी नुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है और इसी को बाहर निकलने को हम बोल देते हैं स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ रज्जु। ये सबसे छोटी संरचना है, पीछे पाई जाती है, यहीं से निकलती डोरी नुमा संरचना, इसी को हम बोलते हैं क्या? रीढ़ रज्जु। रीढ़ रज्जु। इसी रीढ़ रज्जु के ऊपर इकतीस जोड़ी रीढ़ तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए एक असेरुक दंड होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो रीढ़ रज्जु कहाँ से निकल रहा है? मेड्यूला वाले भाग से। यह सबसे पीछे वाला भाग होता है, सबसे छोटा वाला भाग होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके कार्य की, कि मेडुला का प्रमुख कार्य होता क्या है। तो यह शरीर में श्वसन यानी रेस्पिरेशन और परिसंचरण, जिसे हम बोलते हैं सर्कुलेशन। मनुष्य के शरीर में श्वसन, रेस्पिरेशन, श्वसन सांस ग्रहण करना, सांस को छोड़ना, श्वसन संबंधित सांस लेने के बाद ऑक्सीजन को आप ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में उसी ऑक्सीजन के थ्रू आपके शरीर में एनर्जी बनती है। ठीक है, तो एनर्जी का निर्माण करना, वह समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? मेड्यूला। परिसंचरण यानी
आपके शरीर में भोजन का पाचन हुआ, पाचन के बाद जो भोजन पचा, पचने के बाद जो रस का निर्माण हो संपूर्ण शरीर में पहुंचाना, ब्लड के थ्रू पहुंचाना, ठीक है, हार्ट को पंप करना, उन समस्त कार्यों में ये मदद करता है कौन? मेड्यूला। यानी परिसंचरण तंत्र आप पढ़ोगे हमारे टॉपिक में, हमारे वीडियो में दिया हुआ है, बहुत डिटेल से बताया गया कि परिसंचरण तंत्र का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन, इन समस्त क्रियाओं को निर्धारित करने का कार्य मेड्यूला ऑब्लांगेटा करता है शरीर में। इसका अगला प्रमुख कार्य है, यह ताप का नियंत्रण करने में मदद करता है। अब आपको मैंने बताया ताप का नियंत्रण करने का कार्य हाइपोथैलेमस भी करता है। तो शरीर में दो ऐसे भाग हैं जो जिन्हें मेड्यूला और हाइपोथैलेमस कहा जाता है। मस्तिष्क के दो ऐसे भाग हैं जो एक ही कार्य को करने में मदद करते हैं। मेडुला और हाइपोथैलेमस दो ऐसे भाग हैं जो ताप का नियंत्रण करने में शरीर में मदद करते हैं। ठीक है, ये मेडुला कार्य हैं, आपको बता रहा हूँ मैं। श्वसन और परिसंचरण तंत्र के कार्य में मदद करना, ताप का नियंत्रण करना हाइपोथैलेमस की तरह। और इसका अगला प्रमुख कार्य है, जो भी उल्टी होती है, उल्टी यानी वोमिटिंग, उल्टी का केंद्र हाइपोथैलेमस बोला, मेड्यूला वाले भाग को मनुष्य के शरीर में उल्टी का केंद्र भी कहा जाता है। आपके शरीर में भोजन का पाचन नहीं हो पाया, अपच हो गई, कुछ एसिड का निर्माण हुआ, जो उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, उल्टी का केंद्र भी मेड्यूला वाले भाग की तरह होता है। तो मेड्यूला है क्या? यह पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है, छोटा भाग है। यह अनुमस्तिष्क से जुड़ा होता है। महारंध्र नामक संरचना से जब ये बाहर निकलता है तो डोरीनुमा संरचना परिवर्तित हो जाता है। इसी को फिर हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। इसका जो प्रमुख कार्य है, स्पाइनल कॉर्ड के आगे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम बात कर रहे हैं मेड्यूला ऑब्लांगेटा की। तो इसका जो प्रमुख कार्य है, श्वसन, मनुष्य के शरीर में श्वसन प्रक्रिया, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, परिसंचरण, सर्कुलेशन करना, ताप का नियंत्रण करना। तो ताप का नियंत्रण हाइपोथैलेमस भी करता है। तो मेड्यूला और हाइपोथैलेमस दो ऐसे भाग है मस्तिष्क के जो ताप का नियंत्रण करते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर शरीर में उल्टी का केंद्र, अभी आपने बताया बैलेंसिंग केंद्र किसे कहता है, ठीक है। तो अब उल्टी का केंद्र किसे बोलते हैं? मेड्यूला को। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मस्तिष्क की बात की जा रही थी, केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंतर्गत। तो मस्तिष्क के बारे में जो जो टॉपिक होते हैं वो हमने आपको बता दें, जितने भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। उम्मीद है कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ध्यान रखना, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू सो मच।